नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ पॉडकास्ट विद पुरस्कार की सीरीज में जुड़े हैं प्रोफेसर आशीर्वाद। एफएमएस के इकोनॉमिक्स के सुपर फेवरेट प्रोफेसर। ये सर का इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रैटेजी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के सेशन पर। सो द एनजीओ इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अंडर सर्व्ड चिल्ड्रेन। वो बच्चे जिनको प्रिविलेज नहीं है पढ़ने लिखने का या फिर उनको ज्ञान नहीं है आफ्टर ट्वेल्थ कैसे उनकी जर्नी बढ़नी चाहिए, एंड दे लॉस्ट द ट्रैक। हमारा एनजीओ उनकी मदद कर रहा है ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाए, उनके बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किए जा सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आपकी इकोनॉमिक्स और यहाँ तक की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। ऑल आई नो इज यू आर फ्रॉम इलाहाबाद, यू डिड योर एजुकेशन फ्रॉम जेएनयू एंड देन आफ्टर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन यू आर फाइनली एट एफएमएस। इतनी दूर तक इकोनॉमिक्स की जर्नी, मतलब यू मस्ट बी हैविंग समथिंग वेरी इनकलकेटिव इनसाइड यू कि ठीक है ये मुझे बहुत स्ट्रांगली होल्ड किए हुए है इस दिशा में। थैंक यू शुभांगी फॉर कॉलिंग मी। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि आपका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे ट्वेल्थ के बाद डीरेल हो गए हैं उनको कैसे आप मोटिवेट करो और उनको पाथ पे लाओ। सो आई थिंक आई एम अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर दैट बिकॉज माई स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ derailment. Okay, so let me tell you briefly how I ended up what I'm doing right now. तो मेरा 11th 12th में साइंस था, पीसीएम। और थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ आई वॉज डिसेंट एट एकेडमिक्स एंड आई वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो मैं क्रिकेट खेलता था और मेरा 12th 11th 12th तक हम लोगों का जनरेशन आप लोगों के जनरेशन से थोड़ा अलग था। हम लोग उतने एम्बिशियस नहीं थे। तो 11th 12th तक हम लोगों को उतना एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं होता था कि करना क्या है। एंड बिकॉज आई वाज गुड एट स्पोर्ट्स गुड एट एकेडमिक्स बोथ, तो मुझे लगता था चलो दोनों करते हैं फिर देखेंगे क्या करना है। सो टिल 11th I was exactly like focused on my PCM and I used to play cricket both. 12th क्लास में मुझे रूमेटाइड आर्थराइटिस डायग्नोस हुआ था। सो आई वाज एक एक टाइप ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, उसको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। उसकी वजह से माय होल ईयर गॉट derailed. So it's a it's an autoimmune disorder which creates a lot of problem. एंड उसको लेकर के अवेयरनेस थोड़ा कम है। सो द डॉक्टर्स इन इलाहाबाद टोल्ड मी दैट आपका दोनों नी रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड आई वाज 17 year old देन, सो यू कैन इमेजिन इट वाज लाइक अ शॉक। सो Yes. 12th में मैंने कुछ भी sports obviously you can't do, and you cannot study also when you are under such kind of a scenario. So what I did was I decided that I will like I had two options: 12th का एग्जाम पोस्टपोन करो एक साल के लिए, या फिर सी व्हाट हैपेंस। तो मैंने सोचा कि मैं एग्जाम में अपियर होता हूँ और पैरेलली ट्रीटमेंट कराऊंगा, and whatever happens in 12th then I'll see. So I appeared for my 12th. After that I came to AIMS from my for my treatment, and doctors thankfully told me that knee replacement nahi karna padega, you'll have to take some treatment and all, it will work out. But thankfully मैं 12th पास हो गया। और जो 12th के बाद का इमीडिएट ईयर था वो मेरा आधा साल ट्रीटमेंट में चला गया। सो आई वॉज गेटिंग माई ट्रीटमेंट डन इन एम्स। सो वन 6 months was over, I was completely derailed. Like you said in the introduction, मेरा बिल्कुल स्पोर्ट्स का, डॉक्टर्स में said this very clearly that I cannot have a future in sports because my body will not allow me to be a professional athlete. और एजुकेशन भी डिरेल हो गया था। एक साल का ट्रीटमेंट एंड हेल्थ, इट इट कंप्लीटली डिरेल्स यू। सो मेरे पास दो ऑप्शन। सम पीपल टोल्ड मी डू बीटेक। यू नो माई जनरेशन इज फुल ऑफ बीटेक, सब हर आदमी इंजीनियर है। तो मुझे भी बहुत घर वालों ने सबने बोला कि आप बीटेक कर लो। I was not sure, to be honest. I don't know why I did that. I said no, I'm not going to do this right now. I took a break for whole year. So 6 months treatment. उसके बाद 6 महीने का पूरा break, कुछ भी नहीं किया. I was doing nothing, just like having fun, sitting with friends and all. उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं
कुछ भी स्क्रैच से शुरू करूंगा. आई विल नॉट डू साइंस नाउ, आई विल नॉट डू बीटेक, आई विल डू समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन टिल नाउ. और ट्वेल्थ में ऑब्वियसली आई हैड वेरी वेरी बैड मार्क्स. और इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटी है उसमें सिर्फ बीएचयू में एंट्रेंस होता था. आई थिंक अभी भी वहीं सिर्फ एंट्रेंस होता है, बाकी हर जगह ट्वेल्थ के मार्क्स पे एडमिशन होता है. सो आई हैड ओनली वन ऑप्शन, दैट आई राइट बीएचयू एंट्रेंस एंड आई टेक एडमिशन देयर. सो आई डिड एग्जैक्टली दैट. सोशल साइंस फैकल्टी में आई टुक एडमिशन. और वहां पे जाने के बाद उस समय बीएचयू में ऑनर्स में एडमिशन नहीं होता था. वो बोलते थे कि आप 3 सब्जेक्ट चूज करो. वो 3 सब्जेक्ट आप पहले दोनों 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इक्वल इंपॉर्टेंस से पढ़ो. और थर्ड ईयर में इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को अपना ऑनर्स बनाओ. सो आई चोज इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स as my subject, which is a very famous combination for doing economics. So you guys must be thinking that I have planned, absolutely unplanned. कोई idea नहीं था what this combination is and all. It sounded interesting to me. I had no idea about economics, so I took economics, mathematics, and statistics. और अंडरग्रेड का मैथ्स, स्टैट्स, स्पेसिफिकली मैथ्स बहुत मुश्किल है. इट्स at least I found it very very difficult. So I did it for 2 years. Third year में I thought that whatever economic statistics I have learned in the first 2 years, economics is a good subject to apply that, and that is why I took economics. And after that I continued with it because I liked it. I started enjoying it, so I did masters, MPhil, PhD, all in economics. So this is how I kind of decided to do eco. And uh, so आप जो introduction में बोल रहे थे, so people who have like some difficulties in life at some point of time, if you're derailed and all, I think you should not lose heart. Restart with a lot of focus and hard work, and God willing you will be able to do very well. So that's how I did economics. दैट्स सो मच ऑफ इंस्पायरिंग. मतलब सी, बीइंग अ स्टूडेंट, और अभी I think I'm very close to the student of this time. Marks is very important still for the parents. I know थोड़ा mental awareness, mental stability और ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने लग गए हैं. But they still compete on the basis of marks, brand, grades. और उनके लिए आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं. Like, may I ask what was your 12th percentage? Please, I think it 1 marks less than 60%. So I think 59 point something. So I unfortunately could not get 60%. That I remember. I think I have 1 marks less than 60%. 300 was required for 60%. I got 299 marks. Oh, so just 1 marks below first division, which is First the division. Yes, yes. हाँ, which is the par. So this is for audience कि 60% मार्क्स भी जब 12th में नहीं होते और लोगों को लगता है कि उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ शायद उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आपके एजुकेशन और अचीवमेंट का लैडर ऐसा हो सकता है कि यू कैन विथ योर हार्ड वर्क एंड स्किल यू कैन लैंड इन अ कॉलेज जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम बी स्कूल है, और वहां पे आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हो सकते हो. सो आई थिंक एक तो बिलीव इन योर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा थिंग, पॉज. समटाइम्स द पॉज हील, और लोग ये चाहते नहीं है. देयर इज अ स्ट्रक्चर आई बिलीव कि 23 तक अगर किसी को जॉब नहीं लगी, दे स्टार्टेड फियरिंग कि यार क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, अभी तक सेटल नहीं हो रहे, मम्मी पापा सेटलमेंट के लिए बोल रहे हैं. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गैप ईयर लेना इज अ बिग थिंग. See, yes, I think if you have too much problem, you should take gap year. I know taking gap year is difficult, but और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर गैप ईयर है तो मैं इंटरव्यूज में कैसे डिफेंड करूंगा. मैं आपको अब दोनों साइड ऑफ चेयर का स्टोरी बता रहा हूँ. आई टेक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑल्सो. आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज इन द पास्ट एंड आई हैव टू डिफेंड माई गैप ईयर. अगर आपका गैप ईयर जेन्युइन है और आपका आपने सच में उसमें कुछ प्रॉब्लम था, उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया है, तो आप उसको डिफेंड कर पाओगे. लोगों को समझ में आता है. द वे यू डिफेंड इट, पीपल अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज ट्रू और नॉट. ऑब्वियसली अगर वो फेक है तो कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे.
So if you have a genuine problem which you're not being able to sort out, then rather than compromising, you should take a gap year, rethink, restart, and try to do very well. Started my teaching career from SRCC. I've taught at SRCC for 12 years almost. uh, तो SRCC में जब मैंने एडमिशन, एंड यू नो टेकिंग एडमिशन इन SRCC यस, वाज मैं वो वो हाईलाइट करने वाली थी कि सो एसआरसीसी में जो फैकल्टी है उनका 12th का परसेंटेज इज 59 एंड द कैंडिडेट्स एसआरसीसी टेक्स इट शुड बी 99 प्लस, मतलब वो तो फर्स्ट कट ऑफ वही डालते हैं. I used to tell my students at SRCC that if 12th marks is a criteria for SRCC, then I will not even become a security guard. मुझे उस पे भी नहीं रखेंगे. So, I mean, look, I don't want to say getting poor marks is a good thing. All I'm trying to say is that don't lose heart. Try to get as much marks as possible. But if you can't get it for some reason, then don't. I mean, that's not end of life. आप कोशिश करिए, यू मे एंड अप डूइंग बेटर. श्योर सर. सर, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था, लाइक फॉर अ सिंपल पर्सन, अगर आपको इकोनॉमिक्स को वन लाइन में समझाना, व्हाट इज इकोनॉमिक्स इन रियल लाइफ. ये मैथ्स में समझती हूँ 2+2 है, इंग्लिश में समझती हूँ कि अल्फाबेट से उससे वर्ड्स बन रहे हैं, पर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ से बहुत जुड़ा है, लेकिन फिर भी वी हैव अ फियर एंड आई थिंक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है. इकोनॉमिक्स, सी आई, different people will give you a different answer. श्योर. I think in one line, economics is a discipline which focuses on making good decision. So आप इकोनॉमिक्स में जो भी कर रहे हैं उसका जो बेसिस है वो है कि आप किस तरीके से एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो माइक्रो डिसीजन हो या मैक्रो डिसीजन हो या पॉलिटिकल डिसीजन हो या फाइनेंशियल डिसीजन हो. आपने वॉट एवर यू हैव रेड, इफ यू सिट डाउन एंड थिंक, आपको पता चलेगा दैट उसके बैकग्राउंड में यही है, हाउ डू यू मेक गुड डिसीजन. और दैट इज द रीजन ऑल्सो वाई आउट ऑफ ऑल सोशल साइंसेस इकोनॉमिक्स का बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. बिकॉज इफ यू आर ट्रेन्ड इकोनॉमिस्ट, आप किसी भी सिचुएशन में एक अच्छा डिसीजन कैसे लेना है उसका फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है. सो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग गुड डिसीजंस. और आई थिंक इकोनॉमिक्स इज मोस्टली पावर्ड बाय स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो, कि कैलकुलेशंस और फ्रेमवर्क्स जैसा आपने बताया वो आई थिंक इंट्यूटिव और प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम ऑल द सोशल साइंस सब्जेक्ट्स ज्यादा है. ऐसे में somebody who fears about it, how do you make your class interesting और उनके मन से ये डर निकालना कि यू विल बी एबल टू हैंडल, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनका कॉग्निटिव स्किल्स ये थोड़ी वीक होती है या फिर उनको लॉजिक्स थोड़े कम चमकते हैं. देखिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया, आई हैव माई सेल्फ स्ट्रगल्ड एज अ स्टूडेंट एट अ पॉइंट. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ स्टैट्स को लेकर के दो, जो कुछ स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, दे आर वेरी गुड, सो लेट्स लाइक दे आर, लेट्स टेक देम फॉर ग्रांटेड, लाइक दे आर ऑलरेडी गुड. जो लोग अच्छे नहीं होते हैं उनका दो कैटेगरी होता है. एक होता है जिनको समझ में आता है, बट वो बहुत फियरफुल होते हैं. मतलब उनको ऐसा नहीं है उनको समझ में नहीं आता, बट जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो या सिग्मा लिखो या डेल वाई बाय डेल एक्स लिखो, एक दो इक्वेशन आ गया, उसके बाद उनका ब्रेन काम नहीं करता. तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूं कि आप, मतलब आई ट्राई टू मोटिवेट देम दैट डोंट बी स्कैर्ड. जो लिखा है उसका बहुत सिंपल मीनिंग है और वो बहुत इंट्यूटिव है. आपको अनफॉर्चुनेटली किसी पॉइंट ऑफ टाइम में स्कूल में या कॉलेज में किसी ने ठीक से समझाया नहीं. जैसे मुझे याद है अच्छे से, अगर आप समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n लिखो, जिसको समझ में नहीं आता उसको उसको वो देख के ही लगेगा, ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग, आई कांट अंडरस्टैंड दिस. बट अगर आप किसी को समझाओ कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n का क्या मतलब है, वंस यू अंडरस्टैंड इट यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इट. तो ऐसे लोगों को तो मैं बोलता हूँ कि आप डोंट बी स्कैर्ड, थोड़ा कोशिश करो, आपको समझ में आएगा. कुछ लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम होता है to with maths. I mean, they are genuinely not very very comfortable with mathematical language.
आप बेयर मिनिमम करो, और मैं उनको आई बिलीव इन गिविंग द रियलिटी, नॉट सुगर कोटिंग इट। तो जैसे एफएमएस में ये प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दिस इज अ बिजनेस स्कूल, बट इन एसआरसीसी देयर यूज्ड टू बी स्टूडेंट्स जिनको एमए इकोनॉमिक्स में करना है, पीएचडी इकोनॉमिक्स में करना है। तो मैं उनको ये बोलता था कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल लैंग्वेज से उतने कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने के लिए थोड़ा सा रिकंसिडर करो, या फिर वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव इट, बिकॉज यू विल हैव टू डील विद इट। सो यस। दीज आर द टू कैटेगरीज, और मैं उनको ऐसे ही डील करता हूँ। श्योर। तो कई बार कुछ चीजें इंटेग्रल पार्ट होती है किसी सब्जेक्ट का, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। अगर मुझे उस तरफ फ्यूचर बनाना है, अपना करियर बनाना है, वी हैव टू लर्न। हमारा माइंड है, हम यस, ट्रेन कर सकते हैं एज वी वांट। बिल्कुल। और आई थिंक प्रैक्टिस एंड राइट रिसोर्सेज आर ऑलवेज ऑलवेज हेल्पफुल। सी आई थिंक अगर आपको कोई थोड़ा सा बैठा के किसी भी चीज के बारे में थोड़ा समझाए, और आपके अंदर विलिंगनेस है, तो मुझे ऐसा लगता है 90% टाइम्स वो हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली कई बार आपको कोई उतना क्लियरली बताता ही नहीं है। If you do that, I am sure most people deal with it. It's not that difficult. श्योर। सो दिस इज आफ्टर एकेडमिक्स, जब हम स्कूल के बाहर होते हैं। आई थिंक कलीग्स, फ्रेंड्स, आप, हम सब अपने कलीग्स और फ्रेंड्स से भी उतना ही सीखते हैं। इनफैक्ट बहुत बेसिक लेवल की चीजें बहुत बार मैंने नोटिस किया कि मेरे फ्रेंड्स ने क्लियर किया है बेटर देन माय फैकल्टी, क्योंकि उन्हें पता है हम किस स्पेस पे लर्न कर रहे हैं, किस स्पेस पे ग्रो कर रहे हैं। सो ऐसे में आजकल के बच्चे जो बहुत ही ज्यादा यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट हैं अपनी लर्निंग के लिए, और ये फिजिकल इंटरेक्शन कम होता जा रहा है। ग्रुप डिस्कशंस सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। एंड मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तो देयर वाज अ सर्कल, एंड हम स्कूल में वहां पे बैठ के पढ़ते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, वी जस्ट कीप डिस्कसिंग। बट ये चीज, एक तो फैमिलीज भी छोटी होने लग गई हैं, ऊपर से लोग थोड़ा प्राइवेट रहना भी ज्यादा पसंद करते हैं, ये चीज कम हो गई है। सो हाउ डू यू थिंक दिस हैज इम्पैक्टेड पीपल? And look, you are absolutely right. I think peer learning is very important. आपको आपका इस एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, आप कौन से लेवल पे हो, वो आपके फ्रेंड्स और आपके क्लासमेट ज्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हैं ये बात। सो आप, आई मीन आई ट्राई, आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई। आप जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करिए, बट फेस टू फेस इंटरेक्शन का अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फ्यूचर में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी एट दिस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, technology can enable you, but it's not a substitute to face interaction. So I would like motivate everyone कि अगर आप जैसे एक लेक्चर अटेंड करते हो, उसमें आपको कुछ चीजें समझ में आती है, नहीं समझ में आती है, try to take help of the faculty if they're free available. If they're not, please take it with your classmates and try to have more face to face interaction. उससे फंडामेंटल लर्निंग जितना अच्छा होता है उतना उसका कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। डेफिनेटली सर। एक और मतलब पर्सनल ओपिनियन के लिए मैं जानना चाहूंगी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू? डू यू लव टू स्पेंड और टू सेव? Like being a economist, what should be our ideal strategy, or what you I think? I don't save. I don't save. You don't I am say. not a saver, but it's not a good thing. If you'll ask me, मुझे ऐसा लगता है कि और ये मेरा सिर्फ नहीं, आई थिंक अभी सबका ये प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग अब सेवर्स नहीं है, ज्यादातर लोग स्पेंड करते हैं। हमारे पेरेंट्स के जनरेशन तक इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स था दैट मोस्ट पीपल वर सेवर्स, एंड इट हैज रियली हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी। High saving rate is a good thing for economy, specifically developing country like India. But gradually we are moving towards a society जिसमें सेविंग कम हो रहा है। तो मैं सेवर नहीं हूँ, लेकिन करना चाहिए। नाउ आई एम लाइक व्हेन आई एम ग्रोइंग ओल्डर एंड ऑल, बहुत रिसेंटली मैंने अब थोड़ा एफर्ट किया है टू सेव मनी एंड टू थिंक अबाउट अ सेविंग प्लान एंड ऑल। It's a good thing, and I would say her everyone should do it. Don't spend too much money, try to save. So, just a suggestion, just linking to this question, आपके हिसाब से इंडियन यंगस्टर्स को क्या एक फाइनेंशियल हैबिट डेवलप करनी चाहिए? See, I think आप जैसे, it depends on when you start working and earning money.
So let's say if you start working and earning money at 26, 27, somewhere around that, 1 or 2 years, just spend, have a good life, whatever you want to buy based on your income, buy, be happy and all. Uske baad, my suggestion will be what I was saying. Try to save. Make a good investment in your, सबसे पहले तो health insurance. Definitely, everyone should buy a health insurance as soon as possible because आपको कोई आइडिया नहीं है that एक unfortunately अगर आपके साथ एक भी कुछ unfortunate health incident हो गया, then not only your saving, your income, but your family's saving and income will go. So definitely buy a health insurance. Uh, Try to buy a life insurance, but that's an optional thing. Try to save money in mutual fund or whatever you want. Have a diversified saving basket, but definitely make a saving plan after 1 or 2 years of your job. The first 2 years you can have fun. After that, definitely make a saving plan. Sit down. There are so many things available. What information is पे अब available है online. You understand, diversify your saving, but definitely have a saving plan. सर पीपल थिंक आर मनी विल ग्रो टुमारो, सो उसके हिसाब से जब हम सेव करते हैं तो सेव्ड मनी का इतना ग्रोथ नहीं होता. सो इट्स, कैन यू सजेस्ट सम बेटर प्लान्स जो यंगस्टर पे जिसमें इन्वेस्ट कर सके, नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग जो 26-27 ईयर्स ओल्ड और आफ्टर जॉब के लोग कर रहे हैं, बट अ स्मॉल प्लान जिसमें जो वो बच्चे जो कॉलेज जा रहे हैं या जिनकी अभी जॉब लाइफ शुरू नहीं हुई है, जिसमें वो 1,000-2,000 रुपीज पर मंथ अपनी सेविंग का डाल सके ताकि उनका फ्यूचर फाइनेंशियल बकेट सेव हो. इवन इफ दे वांट टू स्पेंड इट फॉर अ ट्रिप, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट कोई ऐसे ऑप्शंस जो हेल्दी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं. See, there are so many SIPs now, जिसमें आपको बहुत, so I would say that's the safest option. उसमें उतना रिस्क नहीं है बिकॉज इन्वेस्टमेंट में देर आर रिस्क ग्रेड्स. म्यूचुअल फंड, SIPs, दीज आर द सेफेस्ट एंड उसमें आप बहुत स्मॉल सम ऑफ मनी भी इन्वेस्ट कर सकते हो. और बहुत सारा ऐसा होता है जिसमें विड्रॉल का बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होता है. यू कैन विड्रॉ इट एट एनी टाइम विदाउट मेजर पेनल्टी एंड ऑल. सो आई वुड से दैट जो जो ग्रुप जिसमें आप बात कर रहे हो, यू शुड चूज समथिंग लाइक दिस which is not very risky. You can withdraw at whatever point you can, and you can deposit a small sum of money every month, something like this. तो SIP कैन बी अ गुड ऑप्शन डेफिनेटली. Yeah. अब एक बहुत ही जेनेरिक आम लोगों के लिए सवाल कि Mhm. महंगाई अक्सर खबरों में रहती है, लोगों को ज्यादा समझ नहीं आता, तो एक आम परिभाषा में लोग कैसे इन्फ्लेशन को अपने लाइफ से रिलेट करते हैं. सो मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ. मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था और हम उसकी बाइक में पेट्रोल डलवा रहे थे. मैंने उससे कहा कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग लाइक एनीथिंग, एंड ही सेड पहले भी 100 का डलवाता था, अब भी 100 का डलवाता हूँ, जितनी चल जाए. सो दिस दिस इज समथिंग जो मैं एक सेकंड को चुप हो गई कि यार मैं इसको कैसे बताऊं कि गलत समझ रहे हो तुम. Yeah, true, true. See, I think मेरे ख्याल से जो बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे लोगों को इन्फ्लेशन समझ में आता है वो है, आप आप ये सोचिए कि आपको एक महीने में आपका क्या इनकम है. सो आप ये लेट्स अज्यूम कि आपको एक महीने में फॉर एग्जाम्पल आपको 1,000 रुपीज आप अर्न करते हो. ठीक है. कोई भी इंसान पैसे को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है. पैसे पेपर करेंसी होते हैं, कागज आप खा नहीं सकते हो या फिर मेटल आप खा नहीं सकते हो. जो भी पैसा आपको मिलता है उससे आप मार्केट में कुछ बाय करते हो. तो हर इंसान का एक ऑन एन एवरेज कंजम्पशन बास्केट होता है जिसमें फूड आइटम होता है और नॉन फूड आइटम होता है. जैसे आप रोज क्या खाते हो, आप कितना ट्रैवल करते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे जूते पहनते हो. इस तरीके का हर इंसान का एक कंजम्पशन बास्केट होता है जिसमें आप फूड, नॉन फूड, ट्रैवल, इस तरीके का एक आइटम होता है. तो आप का जो कंजम्पशन बास्केट होता है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफाइन करता है. तो मान लीजिए आप 1,000 रुपए कमाते हैं और उससे आप एक कंजम्पशन बास्केट हर महीने कंज्यूम करते हैं टू हैव अ डिसेंट लाइफ. ठीक है. अब मान लीजिए वो कंजम्पशन बास्केट का जो आप कंज्यूम करते हो उसका वैल्यू भी 1,000 है. उसके अंदर जो आइटम है उसको अगर आप परचेज करोगे तो उसका भी 1,000 रुपीज उसका वैल्यू है. इसका मतलब ये हुआ
कि आप एक महीने में अपनी कमाई से एक कंजम्पशन बास्केट खरीद सकते हो, क्योंकि आप 1,000 रुपए कमाते हो और बास्केट का भी वैल्यू 1,000 रुपए है। अब मान लो महंगाई हो गई और खाना महंगा हो गया। आप जो दाल चावल रोटी सब्जी खरीदते हो खाते हो वो महंगा हो गया, तो जो कंजम्पशन बास्केट है आपका, उसका वैल्यू अब 1,000 से 1,500 हो गया। तो अब आप, अगर आपका इनकम अभी भी 1,000 है, तो आप एक कंजम्पशन बास्केट अब नहीं अब खरीद सकते हो, आप उससे कम खरीद पाओगे। इसीलिए आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब कम है। तो आपके जो पैसे का परचेजिंग पावर है, जब आप बाजार में जाके उस पैसे से कुछ खरीदते हो, उसका वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाता है। इसीलिए आप मार्केट में इन्फ्लेशन के बाद उतने ही पैसे से कम चीजें खरीद पाओगे, और इसीलिए इन्फ्लेशन खराब। इंडिया में इन्फ्लेशन हमेशा से ज्यादा रहा है, बट फॉर्चुनेटली इस समय जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, इंडिया का इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली लो लेवल पे है। आजकल इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई दोनों ही अंडर कंट्रोल है। बट आपको ऐसे समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए एनुअल इन्फ्लेशन रेट 2% है फॉर एग्जाम्पल, या 5% है, तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करो, या ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करो जिसमें आपको कम से कम 5%, अगर इन्फ्लेशन 5% है तो कम से कम 5% या 5% से ज्यादा रिटर्न मिले, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तो श्योर। आपको इस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट से मिले, तब आपके पैसे का जो वैल्यू है वो या तो बढ़ेगा या तो उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से नहीं किया है तो आपके पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा। सो यू टारगेट expected return which is almost equal to expected inflation or more than expected inflation. आई थिंक हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि सर, आई नो यू आर वेरी कीनली इंटरेस्टेड, आपके आर्टिकल्स पे बहुत सारे लिंक्डइन पे पब्लिश्ड हैं अलग-अलग एरियाज़ में, बट आर देयर एनी वेबसाइट या पॉडकास्ट चैनल या कोई भी ऐसा बैकग्राउंड जिसके थ्रू आज बेसिक फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में सीख सके? See, I am very conservative in all those things. Podcast और YouTube channels के बारे में I think young guys can tell you more than I will tell you. So let me tell you some conservative things which is less fashionable now, but I think it is very useful. First, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर डेफिनेटली रीड करना चाहिए एवरी डे। आपको नहीं समझ में आता फिर भी आप करो। either read Mint or read Economic Times or you read Hindu Business Line, whatever you like, but every day make a habit of reading a financial newspaper. आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप ये हैबिट डेवलप करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 महीने में आपका जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस गिव्स यू मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे अगर आप कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट फॉलो करते हो तो आपको अलग अलग चीज के लिए बहुत सारी चीज फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स या मिंट या हिंदू बिजनेस लाइन रीड करते हो, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गिव्स यू अ वेरी वेरी वाइडर पर्सपेक्टिव। और इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि जैसे अगर मान लीजिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है, सो वो बेसिकली मेरे थॉट प्रोसेस से गाइडेड होता है। बट न्यूज़पेपर्स में कोई एक पर्सन हमेशा नहीं लिखता। समटाइम्स आई राइट, समटाइम्स यू राइट, डाइवर्सिफाई। समटाइम्स थर्ड पर्सन। सो बहुत ही एक वाइडर पर्सपेक्टिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है। और ये भी एक, आई मीन दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यंगस्टर्स, पीपल डोंट रीड नाउ, एवरीवन वांट्स, यू नो, दो शॉर्ट तीन लाइन का मेथड। समरी शॉर्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स which is not nice. डेफिनेटली। You should read a newspaper over a period of time. Also try to pick up good books. उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। It takes a lot of time in finishing a book, but आपको कोशिश करना चाहिए। Read some good books on economics and finance. It educates you
in a way that other things can't. ऑल्सो आई फील दिस साइकिल विल रिपीट। अभी बहुत ज़्यादा लोग वर्चुअल मोड ऑफ लर्निंग पे शिफ्ट हो रहे हैं और उन्हें शॉर्ट वे चाहिए कि कैसे भी बस हमें पता चल जाए कि हाँ ठीक है, मैं पी बाई रेशियो देख के इन्वेस्ट कर दूंगा और बाकी चीज़ें। बट देर विल कम अ टाइम जब लोग वापस से रिसर्च में जाएंगे एंड दे विल फाइंड गुड रिसोर्सेज जिससे वो एक्चुअल एक लंबे टाइम का प्रिडिक्शन खुद प्रिडिक्ट कर पाए rather than जस्ट ट्रस्टिंग यूट्यूब चैनल्स और एआई प्रिडिक्शंस। ऑल्दो ठीक है, एआई भी डेवलप हो रहा है और उसका लर्निंग मॉडल भी है, बट ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम एंड इट विल रिपीट। No, you are absolutely right, Shubhangi. मैं भूल गया हूँ. आई थिंक इट इज इंग्लैंड और सम अदर यूरोपियन कंट्री. वहां पे किसी हार्ड कॉपी जो बुक होते हैं, हार्ड बाउंड बुक्स, उसके किसी पब्लिशर ने उन बुक्स को बहुत पॉपुलर कर दिया है. सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव नाउ मेड इट मोर फैशनेबल. They are saying that if you read a ebook, it's a it's a norm because everyone is reading a ebook. So now, if you are reading a hardbound book, इसका मतलब आप कुछ different कर रहे हो. So they have now made it very very popular. I forgot, I read about it some days back. So obviously things will come back. But as of today, people are not interested in. सर, आज के समय में कैट या एमबीए की तैयारी कर रहे बच्चे जिनका आप इंटरव्यू लेते हैं, वो बिना किसी इकोनॉमिक्स की ज्यादा नॉलेज से कैसे उस इकोनॉमिक्स के डोमेन को डिफेंड कर पाते हैं? जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किस कैट एग्जाम देने के बाद आप किसी बिजनेस स्कूल इंटरव्यू में जा रहे हैं, सो दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं. एक जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होता है, जिन्होंने अंडरग्रेड में इकोनॉमिक्स किया है, उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको डिसिप्लिन का डिटेल निटी ग्रिटी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज इनके बारे में पता हो. But जो vast majority of student, like a lot of BTech students do MBA, engineers. So उनको उनसे ये तो एक्सपेक्टेड नहीं होता कि उनको इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में पता हो. बट उनसे ये जरूर एक्सपेक्टेड होता है कि आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि करंट इकोनॉमिक इश्यूज क्या है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप, मतलब इंडिया में अभी किस तरीके का इकोनॉमिक इशू चल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे इंडिया यूएस का टैरिफ का इशू चल कॉन्फ्लिक्ट। रहा है. तो कॉन्फ्लिक्ट। आपको, अगर आप इस वक्त कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको उसके बारे में बेसिक्स पता नहीं है, सो दैट इज वेरी बैड. दैट इज लाइक मिनिमम एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको करेंट नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज पता हो और थोड़ा बहुत उसका क्या कर सकते हैं वो पता हो, नॉट मोर देन दैट. उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था. रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे, अ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एवरी डे. आप अगर शॉर्ट्स पढ़ते हैं या हेडलाइन सिर्फ पढ़ते हैं तो आपको उसका नुआंस पता नहीं चलता. This is, see, I also think that because of too much technology and AI, there is one more problem that we are grappling with, which has not become very apparent, but बहुत जल्दी उसका बहुत सारा consequence देखने के लिए मिलेगा. उसको बोलते हैं डेथ ऑफ nuance. Nobody really want to have a nuanced argument. सबको चाहिए कि मुझे शॉर्टकट में बता दो, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस, चार बुलेट पॉइंट में एक्सप्लेन करो, उसका की मैसेज क्या है वो बता दो. आप सब कुछ सिर्फ 5 लाइन में या शॉर्टकट में नहीं समझ सकते. सो यू शुड रीड इफ यू रेगुलरली रीड अ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है. और इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको ब्रॉड इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में पता हो कि कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम है, और आपको ये भी पता हो कि उसका ब्रॉडली क्या सॉल्यूशन हो सकता है. दैट्स इट. श्योर सर, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन, बट मेरे दिमाग में हमेशा आता है करियर ऑप्शन को लेके कि व्हाट यू आर डूइंग राउट, यू आर अ प्रोफेसर, बट अगर आप प्रोफेसर नहीं होते तो क्या होते? मतलब प्लान बी लाइफ का क्या होता? Shubhangi, very difficult question. I'll tell you, I think I was 23-year-old when I started teaching at SRCC. और मेरा फर्स्ट करियर ऑप्शन टीचिंग था. एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली लकी
दैट आई गॉट दैट। तो मैंने उतना डीपली कभी प्लान बी का सिचुएशन बना नहीं। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड दैट आई वांटेड टू टीच एंड आई स्टार्टेड टीचिंग एट अ वेरी अर्ली एज। बट just to answer your question, I I think I would have been in corporate most likely क्योंकि मेरा uh, I don't know if you know Shankar Sharma. Do you know? He's a big stock market guy in India. He's a famous investor. He ओके, had a firm called First Global. ओके, So after my masters, I was placed in First Global. Uh, had I not got a call from SRCC to teach, I would have been working there. So most likely, I would have been working in financial market. But I don't know. I'm not 100% sure about. ओके, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। एंड यहीं से मेरी एक थॉट आ रही है कि आफ्टर इकोनॉमिक्स क्या-क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं किसी भी कैंडिडेट के लाइफ में? क्योंकि मुझे लगता है लोग बहुत ही ज़्यादा यूनिलैटरल सोचते हैं, या तो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई ऐसे करियर ऑप्शंस जो उन्हें जॉब दिलाए। बट और डाइवर्सिफाई अगर हम करियर ऑप्शंस को करें, एंड वी आई जस्ट वांटेड टू नो कि इकोनॉमिक्स के बाद किन-किन ब्रॉड क्राइटेरियाज़ में फिट होते हैं इकोनॉमिक्स? See, I am an economist, so I am biased. मुझे ऐसा लगता है that economics is a very very good subject in the sense that इसका बहुत wide variety of areas में demand है. Obviously, you can teach, you can be in corporate. Almost every corporate house hires economists. In fact, tech companies like Google, Microsoft, they recently have been hiring more economists than computer scientists because as I told you in the beginning, if you are a good trained economist, you are very clear about decision making. So, आपका corporate, all kind of corporate, financial companies, non-financial companies, tech companies, everywhere you have a demand. उसके बाद आपका think tanks में बहुत डिमांड होता है। ये एक करियर ऑप्शन है जो मुझे ऐसा लगता है कि अब अभी भी इम्पोर्टेंट है बट आने वाले सालों में और इम्पोर्टेंट होगा। बहुत सारी थिंक टैंक्स होती हैं जैसे इक्रियर है, जैसे सीसेप है, ब्रुकिंग्स है, ओआरएफ है। ये सारे थिंक टैंक्स दे डू वेरी गुड वर्क और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसमें काम करते हैं। उसके बाद कंसल्टेंसी वर्ल्ड में भी इकोनॉमिस्ट का बहुत डिमांड है। दे a lot of consultancy companies want economists. Then many government ministries have they come up with young professional programs where they want economists to come and work with them. So आजकल एक नया एरिया भी डेवलप हो रहा है विच इज नीश ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टिंग। उसमें भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का डिमांड है। Public policy is becoming a very big thing in India. It was not a very big thing almost a decade back, but it is again going to be in the future. Public policy is going to be really important. Public डेफिनेटली। policy में भी economist का बहुत demand है. So there are lot of things where economists can do very good work. एंड आई थिंक देयर आर मोर एंड मोर नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑल्सो स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहे हैं। एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। सो इफ somebody targets to be an economist, the path is clear now, and they are going to definitely have a very wide career opportunities in future. सर, ये तो सारी बातें हो गई करियर और एजुकेशन की, बट आई थिंक आई ऑल्सो वांट टू नो योर परसेप्शन अपॉन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि आज की ज़माने में सब पैसा बनाओ, जैसे मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है यहाँ इन्वेस्ट करो, और ऐसी स्थिति में लोग सबसे कम अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो वेलफेयर और सर्विस है। बट आई एम ग्लैड इंडिया इज स्टिल अ नेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सर्विसेज है। क्या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी लोग प्रॉफिट का या करियर ग्रोथ का सोच सकते हैं? Yes, I think it's very important. इन अ कंट्री लाइक इंडिया सोशल एंटरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो पॉसिबिलिटी का जो फ्रंटियर है उसको पुश करते हैं। अगर आप बिल्कुल प्योर फॉर प्रॉफिट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप क्या करोगे उसका एम्बिट बहुत ज्यादा प्रॉफिट और मार्केट से डिसाइड होता है कि आप ये कर सकते हो क्योंकि इसमें ही पैसा है। सोशल एंटरप्राइज दे मूव बियॉन्ड इट
and they try to address systematic gaps जो हैं, where for example under represented communities हैं, उनको उनके इश्यूज को लेके, रूरल एरियाज के इश्यूज को लेकर के कोई बहुत फॉर प्रॉफिट ड्रिवन कंपनीज उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगी, बट सोशल एंटरप्राइज will do that. Amul is a very good example of that. Selco is very good example of that. Goonj is a very good example of that. So social enterprise बहुत important है. बट मैं यहाँ एक चीज डेफिनेटली बोलना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई हैव टेकन फ्रॉम अंशु गुप्ता, हु इज द फाउंडर ऑफ गूंज. सोशल एंटरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए, बट डेफिनेटली करिए अगर वो आपका कॉलिंग है. आपको वो फैशनेबल सेंस में नहीं करना चाहिए कि आपने, मतलब बिकॉज इट्स अ, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बहुत जरूरी काम है, और अगर आप उसको ठीक से करते हैं तो आप बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं. बट आपको ये तभी करना चाहिए व्हेन इट इज योर कॉलिंग. Otherwise, you get into it and you can't sustain. So, all the youngsters, sit down, think about you very clearly, see if that is your calling. पहली बात. दूसरी बात, social enterprises don't focus on profit only. They prefer impact over profit. बट आपके एंटरप्राइज का मॉडल फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना चाहिए. देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड सोशल एंटरप्राइज. आपका मॉडल ऐसा होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो और आप लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाओ, ताकि आप उनको इनेबल करो, ताकि आप उस वो लोग अपना इंडिपेंडेंटली कुछ कर सके. अगर आप ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, without any doubt, social enterprise is a very, very good thing. If that is your calling, you should definitely work. It's a very respectable area, and definitely, जो मुझे सबसे अच्छा, और I have a lot of respect for people who do that, is that they don't focus profit only. उनका जो calling होता है वो impact होता है कि how many lives are we making better. If you have the ability, you have that calling, definitely do that. Our country needs such kind of people. Definitely. And I think I want to know your view upon this. How is India in terms of social entrepreneurship और social enterprises? Are the policy supporting? या फिर आगे आने वाले साल में कैसे हमारी गवर्नमेंट इस चीज को या फिर हमारे लोग इस चीज को ले रहे हैं? सी आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अमूल, सेल्को, गूंज, दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स. गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है दिस विल बिकम इवन मोर रेलिवेंट. आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यंगर जनरेशन. They are, I see a lot of them have this perspective to think about the society and prefer, try to bring some social change with their effort. मुझे ऐसा लगता है that going forward this will become even more important. Uh, Regarding government policies, I think, I think about social enterprise in a slightly different fashion. I think you should not think about government policy. We in our country think too much about government, and we rely too much about government. Government cannot do everything. Let's be very honest. you know Whether this government or that government will always have their own agenda, their own priorities. So we should, if you are somebody who thinks about social enterprise, I think you should think about more about what you can do on your own. If government comes and helps you, very, very good. If it doesn't help you, I am sure it will not create a hurdle. So Yes. I don't really think that social entrepreneurs should think too much about government. Government policy works on its own pace. It may or may not enable you, but the whole idea is to think beyond it, not rely on the government. Definitely a very nice answer because and I especially like the part कि अगर वो बूस्ट नहीं करे तो एटलीस्ट वो हर्डल नहीं बनेंगे क्योंकि सर्विस का महत्व सब समझते हैं. I know. I want to say, see, Anshu Gupta, again, I'll quote him. I heard him he came to FMS once. He spoke very nicely.
So he said something which I आपकी बात सुन के मुझे याद आ रहा है, वो ये बोल रहे थे कि अगर आपने बिल्कुल दिल से कोई सोशल एंटरप्राइज शुरू किया है और आप सच में उसमें इन्वेस्टेड हैं, तो दुनिया का कोई भी सोशल एंटरप्राइज पैसे की वजह से नहीं रुकता. There Definitely. are Oh my God. Yes. there are a lot of people in this world whose heart is at the right place. They will definitely come and help you. So not don't think about government too much. Civil society has a lot of power. Definitely. And this is a message to everybody. If somebody is planning in this field, आपका हाथ कभी नहीं रुकता. देयर आर मल्टीपल बॉडीज जो आपको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली, स्किल बेस्ड पर, नॉलेज बेस्ड पर बहुत तरीके से आके आपको रीच आउट करती हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज का लैक कभी नहीं मिलता. बिल्कुल. कभी नहीं. सर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी. डू व्हाट डू यू फील लाइक इन अपकमिंग 8-10 years, व्हाट इज द मेजर इम्पैक्ट जो इंडियन इकोनॉमिक्स में बदलने वाला है, या भारत की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है? See, I think we have a massive demography benefit to our side. Indian economy will definitely grow, and further it will become one of the most important economy in the future at an aggregate. What are the drivers? How it will change? See, at this juncture, it's very difficult to predict. But I mean, look, in my opinion, the key driver is the way AI and technology is progressing. India, as a nation, has benefited a lot from its software industry. So we export a lot of software related product. We have a very well developed, important software industry, but it is under threat because of tech. And the the and we do not have very vast manufacturing base. So जो हमारा अच्छा है, which is under threat, manufacturing, जो for example labor intensive manufacturing which is not under threat, वो हमारा धीरे धीरे ग्रो तो किया है, बट अभी भी बहुत अच्छा नहीं है. So I think this is a major challenge that Indian economy will face in the near future, that how do we grow our manufacturing, which will give employment to a lot of people, and manage the losses that we may get from a well-established industry like software. And also this is more important according to me, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो है टेक एम्बेडेड मैन्युफैक्चरिंग. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार है, आज के कुछ साल पहले कार सिर्फ ट्रैवल करने के लिए लोग यूज करते थे, बट आज के डेट में कार इज नॉट जस्ट ट्रैवलिंग. उसके अंदर टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कितना स्मार्ट कार है, कितना डेटा कार हमारा यूज करती है, उसमें कितनी चीजें ऑटोमेटिक है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर. So even in manufacturing now, software is being embedded. So all these are dynamics that will play out in future, and let's see how do we kind of balance our losses, and how do we create new opportunities. Definitely. And so, like with this question, I would like to wrap our session because हमने एक बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही कॉग्निटिव सेशन किया. हमने एजुकेशन डिस्कस किया, हमने डायनेमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस किया, बेस्ट क्या है यूथ्स के लिए और कैसे इंडिया ग्रो करेगा. इसके साथ ही हमने करियर अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस की. बट जाते जाते एक मैसेज मैं आपसे चाहूंगी जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे. I'm very simple. I mean, I have already said this. First message will be, don't lose heart. If you face failure, I mean, work hard. Hopefully, you'll do very well. That is one thing. Never lose your heart. Secondly, I mean, I would say that, at a young age, try to find something which you like and passionately invest yourself in that. That is that will be very helpful for having a fulfilling life. Finally, third and final message: make a lot of money, fulfill all your wishes, be happy, but at the end of the day, also think about the society. Because if your surrounding is not very good, ultimately you will also not be happy.
So first make yourself happy, then also think about making, other people around you happy. That is the biggest contribution that you can do to the country. Definitely. Thank you so much, sir.